हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। और हमारे पहले एपिसोड का नाम है लाइफ अनस्क्रिप्टेड। लाइफ अनस्क्रिप्टेड इसलिए क्योंकि हम लाइफ से रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ उन टॉपिक्स पे के बारे में बातचीत करेंगे जिन बारे में लोग ज़्यादातर बात करना पसंद नहीं करते हैं या इग्नोर करते हैं, ये सोचकर कि लोग क्या बोलेंगे। लेकिन हमें नहीं पता कि ये ही बातें हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, है ना। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो पर्सनैलिटी और इमोशंस के ऊपर एक अच्छे खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जो लाइफ को एक रियलिटी की तरह जीते हैं, है ना। और ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बीच हम एक गेस्ट को इनवाइट करने वाले हैं, है ना। और उनसे हम एक सवाल जवाब का कन्वर्सेशन करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। पर्सनैलिटी और इमोशंस हमारी लाइफ के इतना बड़ा हिस्सा है जिसको हमें देखना समझना और जानना बहुत ज़रूरी है ना। और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, है ना। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस को कैसे समझा जाता है, पर्सनैलिटी कैसी होती है, हमारे अंदर किस तरह के इमोशंस है, कैसे इमोशंस हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम एक एक्सपीरियंस पर्सन को हमने इनवाइट किया है जो बहुत ही जल्द हमारे सामने होंगे। और हम उनसे पर्सनैलिटी के बारे में, इमोशंस के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे, है ना। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर सौरभ फ्रॉम देहरादून। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं दिल्ली में बड़ा हुआ। 1995 से मैं देहरादून में रह रहा हूँ और पिछले 32 साल से इमोशनल वेलबींग साइकोथेरेपी के फील्ड में काम कर रहा हूँ। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की भावनात्मक मानसिक परेशानी होती है, अ, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनको गाइड करना ताकि वो अपनी समस्या को पहचान सकें, अपनी समस्या की गहराइयों को पहचान सकें और उससे बाहर आ सकें, समाधान की तरफ बढ़ सकें। गाइस, जितना मैंने सौरभ जी को जाना है, जितनी मेरी उनसे बातचीत हुई है ना, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है इमोशंस के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। और इसी चीज़ को सोचते हुए मेरे को एक ख्याल आया कि यार, जो चीज़ें मुझे क्लिक हुई हैं, है ना, वो चीज़ें लोगों को भी क्लिक होनी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो इस टॉपिक को बहुत नॉर्मल समझते हैं और इन टॉपिक्स पे खुलकर बात ही नहीं करते हैं। लाइक कुछ डर है उनके अंदर कि यार लोग क्या बोलेंगे, या मैं अपने आप को किसी को अपने बारे में कमियां बताऊंगा अपनी, तो लोग पता नहीं मेरे को जज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और वो ना बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सौरभ जी, मैं अ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके अनुभव के हिसाब से या आपकी समझ के हिसाब से मेंटल हेल्थ और इमोशनल बीइंग, इन दोनों का क्या मीनिंग है, क्या समझते हैं इससे आप? मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल वेलबींग मतलब भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। वो हिंदी में एक पुरानी कहावत है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी मुर्गी पहले आई। पे इसमें पिक्चर बहुत क्लियर है। पहले थॉट्स जनरेट होते हैं, पहले मन में विचार पैदा होते हैं, हम एक प्रकार से सोचते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसी भावनाएं हम महसूस करते हैं। हम्म। अगर मेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा चल रहा है, गुस्से वाले विचार चल रहे हैं, बदले की भावना चल रही है, उस प्रकार के विचार चल रहे हैं, तो मैं वैसा ही फील करूंगा। मैं ये हम्म। सोचूं कि मेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा है, उस उसको मारने की इच्छा है, और मैं मुझे आराम भी मिलता रहे, मतलब मैं आरामदायक स्थिति में भी रहूं, तो ये संभव नहीं है। हम्म। जैसा मैं सोचूंगा वैसा मैं फील करूंगा, वैसा मैं इमोशनली फील करूंगा। इमोशनली फील करूंगा। हम्म, ठीक है। है ना। मैं एक शांत म्यूजिक सुनता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता हूँ, हाँ जी। जो कि बड़ा रिलैक्सिंग हम्म। है ना। मैं मेंटली अपना फोकस उस म्यूजिक के ऊपर रखता हूँ, तो मैं इमोशनली रिलैक्स्ड फील करूंगा। हम्म। मैं किसी के साथ अच्छी बातचीत करता हूँ, खुल के किसी विषय पे बातचीत करता हूँ, आराम से हमारी बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, मतलब हम्म। बहस नहीं, डिस्कशन होता है। हम्म। मैं रिलैक्स फील करूंगा, मैं अच्छा फील करूंगा। तो कुल मिला के जैसे विचार वैसी भावनाएं। तो सर, जैसे कि ना, मैंने अपने अपने पर्सनली पर्सनली भी अपने इमोशंस को नोटिस किया है और ज़्यादातर देखा है कि लोग ना ओवर थिंकिंग करते हैं और उसको बड़ा नॉर्मल लेते हैं, है ना। और जहाँ तक मैं मान पाता हूँ, मुझको भी बहुत देर में समझ में आया कि एक्चुअल में ओवर थिंकिंग क्या है या ओवर थिंकिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सर, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है? बात यह है कि
जब से हम पैदा होते हैं से मरने तक इमोशनल वेलबींग की तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता। हम्म। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि आदमी बड़ा होगा और अपने आप ये चीज़ें सीख जाएगा, हम्म। है ना, स्कूल में या कॉलेज में या दोस्तों के बीच में, समाज में, रिश्तेदारी में। पर ऐसा है नहीं। अ, मानसिक रूप से बीमार होना, मेंटल अनवेलनेस या इमोशनल अनवेलनेस, ये एक्चुअली बचपन में ही शुरू हो जाती है। हम बचपन से क्या सोचते हैं कि हमको हमको एक मन मिला हुआ है हम्म। और हम सोच सकते हैं और हम कुछ भी सोच सकते हैं, और बचपन से ही ज़्यादा सोचने की पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। खास फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फ्यूचर के बारे में बड़ी बड़ी कल्पना, अपनी भौतिक सुरक्षा को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचना, मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, और कब अचीव करूँगा, कैसे अचीव करूँगा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना। हम्म। होता क्या है कि रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड हम उसको कहते हैं जब विचार बड़े आराम से आ रहे हों। एक विचार आया, थोड़ी देर उसके बारे में सोचा, फिर वो चला गया, फिर हम किसी और विषय के बारे में सोचने लगते हैं। फिर अ, वो उस विषय से भी बाहर निकल जाते हैं, फिर किसी और विषय के बारे में सोचने लगते हैं। पर ये सब आराम से हो रहा होता है। ये होता है रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। एक स्ट्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड, एक ओवर थिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है, मैं या तो एक ही विषय को लेके बहुत ज़्यादा सोचूंगा, उसको लेके जुनून बना लूंगा, नहीं तो एक विषय के बारे में सोच रहा था, वो विषय है, उससे बाहर निकलूंगा और किसी दूसरे विषय को पकड़ लूंगा और उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दूंगा। ओवर थिंकिंग का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, विचारों का ज़्यादा आना। और ये स्टेज धीरे धीरे किसी स्टेज पे, किसी स्टेज पे, मैं उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ, हम ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां हमारे अपने विचारों पे नियंत्रण नहीं रहता। मैं चाहता हूं कि ये विचार बार बार ना आए, मैं समझता हूं कि ये विचार इस तरह से बार बार सोचना व्यर्थ है, लेकिन अपने आप को रोकने में असमर्थ पाता हूं। मैं उन विचारों को रोक नहीं पाता और हर थोड़ी देर में वो साइकिल रिपीट होता है। और जैसे जैसे ओवर थिंकिंग बढ़ती है वैसे वैसे मानसिक आराम गिरता है, मानसिक आराम में कमी आती है, भावनात्मक रूप से स्थिति बिगड़ती है। बहुत जल्दी इरिटेट हो जाऊंगा, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगेगा, बहुत ज़्यादा सोचूंगा, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को लेके अगले 20 साल के तक प्लानिंग कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में, उसके खास जिस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ उसको कॉन्सिक्वेंसेस तक लेके जा रहा हूँ। लाइफ को ग्रांटेड ले रहा हूँ कि 80-90 साल तक तो जीना है, तो 80-90 साल तक की योजना बनाना, पहले योजना बनाना, फिर सोचना ये कैसे पूरी होगी, फिर जब दिखता है कि ये पूरी नहीं होगी तो डर लगता है। ओवर थिंकिंग के पीछे फ्यूचर को लेके सोचना, फ्यूचर के किसी भी विषय को लेके सोचना, उससे थिंकिंग बढ़ती है, हम ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं और उस ओवर थिंकिंग के कॉन्सिक्वेंसेस से अपने को रोक नहीं पाते। जैसे अभी तक मैंने जितनी आपकी बातचीत सुनी ना, तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में फील करा है। लाइक जो आप इमोशंस के बारे में बात कर रहे थे या ओवर थिंकिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ इस चीज़ में कि लोग इस चीज़ को लेके इतना अवेयर क्यों नहीं है, और लोग इस ओवर थिंकिंग के टॉपिक को या इमोशनल बीइंग को या फिर मेंटल हेल्थ को इतना लाइटली क्यों लेते हैं? बात ये है, समाज में इस विषय के बारे में बात नहीं की जाती। इसलिए भी नहीं करता आदमी कि फिर मैं कमज़ोर माना जाऊंगा, है ना, एग्जैक्टली। इसलिए वो खुलता नहीं है। दूसरी चीज़ ये, बीच में अगर, और ऐसा होता है लाइफ में, लोग खुलते हैं, शेयर करते हैं, अपनी अंदरूनी परेशानियों के बारे में बात करते हैं, पर वो देखते हैं कि जिनके साथ उन्होंने शेयर किया था कॉन्फिडेंस में, वही लोग
उनकी वही बातें और लोगों को बता रहे हैं, है ना, और कई बारी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये भी एक कारण है कि लोग खुलते नहीं है। तीसरा ये है, इस बीमारी के बारे में जानकारी या इस बीमारी को लेके पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। तो मन से मैं परेशान हूँ और सोच ये होती है कि मैं अपनी परेशानी खुद ठीक कर लूंगा। मेरा ये जो ज्यादा सोचना है, इसको मैं खुद ठीक कर लूंगा। ज्यादा सो के, लेट के, आराम करके, पर ऐसा होता नहीं है। मन के साथ क्या है, मन की सोचने की स्पीड या गति एक बारी एक लेवल पार कर जाए और वो उसके बाद चाह के भी मैं उनको ना रोक पाऊं, तो तकलीफ पैदा होने लगती है, मानसिक आराम जाने लगता है। साइकेट्रिस्ट के पास लोग जाना नहीं चाहते, उनको लगता है बेइज्जती हो जाएगी। साइकेट्रिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहते। साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। साइकोथेरेपी एक बहुत अच्छा रास्ता है मानसिक भावनात्मक बेहतरी का, पर लोग हिचकिचाते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कमज़ोर माना जाऊंगा। तो ये कुछ बाधाएं हैं जो हमको रोकती हैं बेहतरी के रास्ते की तरफ चलने के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। आम समाज में मैं जब अपने आसपास लोगों को बातचीत करते हुए देखता हूँ, तो देखता हूँ कि वो उन्हीं विषयों के बारे में बात कर रहे हैं जिन विषयों के बारे में मैं सोचता हूँ। वो उन्हीं लक्ष्यों के बारे में बात कर रहे हैं जो लक्ष्य मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो लगता है इनमें और मेरे में कोई फर्क थोड़ी है। जैसे वो सोच रहे हैं वैसे मैं सोच रहा हूँ। आदमी ये नहीं पहचान पाता कि उसकी जो सोचने की गति है वो आम आदमी से ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो उसके लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। मतलब ये कि जब जैसा कभी होता है कि हम ना कुछ कुछ ऐसे इमोशन के साथ गुजर रहे होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम बार बार सोच रहे होते हैं, वो हमारे माइंड में रिपीट हो रही होती है। तो उस वक्त हमारा इमोशनल स्टेट क्या होता है, या माइंड ऑफ स्टेट क्या होता है उस वक्त हमारा, अगर हम रिपीटिशन किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हम बेसिकली बार बार उसके बारे में सोच रहे होते हैं और मानसिक और भावनात्मक स्तर से अपने को परेशान कर रहे होते हैं, अपने को तकलीफ दे रहे होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं हर्टिंग योरसेल्फ। अपने आप को मैं खुद तकलीफ दे रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि मैं अपने आप को तकलीफ दे रहा हूँ। ये सबसे मेन चीज़ तो ये कि हमें पता ही नहीं है ना कौन सा इमोशन क्या कर रहा है। हम्म। तो मेरा पॉइंट पे हम आ ही रहे हैं। पॉइंट यही है कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ओवर थिंकिंग को लेके, इमोशंस को लेकर, कि हम किसी ओवर थिंकिंग के ट्रैप पे फंसे हुए हैं और हम उस पर बातचीत नहीं कर रहे, खुलकर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और उसको बड़ा नॉर्मल ले रहे हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी पे कितना हार्म करता है? क्या इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बहुत सारे, पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, मन को प्रभावित कर सकता है, भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। साइंस ये चीजें निकाल चुकी है और ऐसी किताबें छप चुकी हैं, खूब छप चुकी हैं, जहां लोगों ने ये पहचाना कि उनके रिजेंटमेंट, उनके खुन्नक के कारण उनको आर्थराइटिस हुआ, है ना। लोग ये पहचान चुके हैं कि उनको फियर ऑफ फ्यूचर, वो कुछ मैं जो एक दो लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनको कैंसर हुआ 35 साल के आसपास। जब वो अस्पताल में थे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी फ्यूचर के डर में गुजार दी और पहचाना कि डर के कारण कैंसर पैदा हुआ, है ना। गुस्सा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम गिर जाता है, शरीर के कोई भी अंग सिर से लेके पैर तक सब, अगर हमारी मानसिक भावनात्मक स्थिति ठीक नहीं है और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हमारे अंदर है, तो मैं किसी भी बीमारी का, क्रॉनिक या जानलेवा बीमारी का शिकार बन सकता हूँ। तो वो एक पुरानी कहावत है, जैसा तन वैसा मन। नहीं, वो सही नहीं है। जैसा मन वैसा तन। जो लोग बहुत बुरी तरह बीमार हुए, बेड रिडन थे, कैंसर था या और छोटी मोटी बीमारियां थी, रीढ़ की हड्डी
की प्रॉब्लम थी। जो लोग इस बीमारियों से गुजर रहे थे और उनको स्ट्राइक हुआ कि उनकी सोचने के तरीके और उनकी बीमारी का कुछ लेन देन है, कुछ लिंक है, और उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना शुरू किया। मेंटल डाइटिंग, जैसे हम खाने को लेके डाइटिंग करते हैं, हाँ जी, ऐसे विचारों को लेके डाइटिंग, कि हम्म, नकारात्मक विचार जैसी आएगा मैं उसको बाय बाय कर दूंगा, लेट गो कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए नकारात्मक रूप से सोचना ठीक नहीं है। और ऐसी किताबें हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिनका जिनका 2 महीने में जानलेवा कैंसर चला गया। वाह, ऐसे लोग हैं जिनका 9 दिन में कैंसर चला गया। ऐसे लोग हैं जो कि बेड रिडन थे, उनकी रीढ़ की हड्डी कोलैप्स हो गई। उन्होंने ये देखा कि पहले से ही, बचपन से ही या जवानी से ही काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके प्लानिंग, उसको लेके डर, उन्होंने उसको रिवर्स किया। उन्होंने कहा ये इस तरह की सोच जो है ये व्यर्थ है, मैं बस सोच सोच के अपने को ड्रेन आउट कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी सोच पे काम करना शुरू किया, रिवर्स करना शुरू किया अपनी सोच को, और 6 हफ्ते में बेड छोड़ दिया। 2 महीने बाद वो मैराथन रनिंग कर रहे थे। वाह, तो अगर आदमी ये पहचान ले कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, मानसिक रूप से परेशान हूँ, और मानसिक स्वस्थता की तरफ चले, है ना, उसमें साइकोथेरेपी की मदद ली जा सकती है, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जा सकती है। आजकल बहुत सारी किताबें हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाली किताबें। लेडी जिसको कैंसर था 2 महीने में ठीक हो गई, क्योंकि उसने अपनी सोच को बदला। सोच को बदला। हाँ, है ना। तो और ऐसे लोग हैं, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, डिप्रेशन से पीड़ित लोग वो अपने ग्रुप में जाते हैं, वहाँ वो एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मैं डिप्रेशन से कैसे बाहर आया या कैसे बाहर आ रहा हूँ। तो रास्ते हैं, बात यह है कि मैं पहचानूं। स्टार्टिंग पॉइंट है पहचानना कि मुझे तकलीफ है, और इच्छा होना कि मैं बेहतर होना चाहता हूँ, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो मतलब वही ना, क्या क्या ऐसे हिंट्स होते हैं या क्या ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि यार हाँ यार मेरी पर्सनैलिटी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ या मैं इस ओवर थिंक की वजह से परेशान हो रहा हूँ, क्या है हिंट्स कुछ? ओवर थिंकिंग का एक बड़ा सरल सा पहचानने का तरीका है, चाह के भी विचारों को रोक ना पाना, हम्म, मन पे लगाम ना लगा पाना, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहना, हर छोटी बात को लेके ये सोचना नेक्स्ट बुरा क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस को लेके लगातार एक्शन पे ध्यान नहीं देना। जैसे स्कूल के एग्जाम में होता है, मैं ढंग से पढ़ूंगा तो ऑटोमेटिकली अच्छी तरह एग्जाम दूंगा, अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल। पढ़ाई अच्छी तरह नहीं करनी है, लेकिन पढ़ाई के रिजल्ट की तरफ, है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ देखना है, और उसको लेके फिर यही सोचना है मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते, मेरे साथ पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स में बुरा होगा या मैं फेल हो जाऊंगा। और ये सोच जैसी स्पेस बनाती है मन में, अपनी पकड़ बनाती है, फिर ज़्यादातर हम, है ना, मैं सोचता हूँ मैं दिन में 6 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ाई होती है 2 घंटे, व्यर्थ का सोचना, कॉन्सिक्वेंसेस का सोचना, फियरफुल थिंकिंग, थिंकिंग वो फेयरफुल थिंकिंग। चलती है 4 घंटे। और उससे पहले, और फिर एग्जाम से पहले डर लगता है, और एग्जाम दे के भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि इतने नंबर आ आ जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि अ, अपने को फियर से भर लिया है। फिर से पर तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि ओवर थिंकिंग में और प्लानिंग में क्या डिफरेंस होगा? प्लानिंग वास्तविक होती है। हाँ जी। प्लानिंग का एक उदाहरण ये हो सकता है कि मैंने कल का दिन क्या क्या काम करने हैं, है ना। ये मैंने इसको प्रैक्टिस किया है और अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। रोज शाम को सोने से आधा घंटा पहले एक कॉपी में नोट कर लिया, आवर वाइज, 8 बजे मैंने क्या काम करना है, 10 बजे क्या काम करना है, 2 बजे क्या काम करना है, 4 बजे क्या काम करना है। ये रियलिस्टिक काम है, ये सपने नहीं है,
ये मेरी जिंदगी से जुड़े। मुझे सुबह 8 बजे राशन लाना है, 10 बजे मुझे मोटरसाइकिल को मैकेनिक पे लेके जाना है ना, 12 बजे मैंने आके घर पे खाना खाना है, 2 बजे मैंने सोना है, 2 से 3 ना, 5 बजे मुझे एक मीटिंग में जाना है। ये हुई एक वास्तविक योजना, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सुबह राशन की दुकान बंद हुई या मैकेनिक की दुकान बंद हुई तो मैं कुछ और कर लूंगा, कुछ और कर लूंगा है ना, मैं कोई किताब पढ़ लूंगा, म्यूजिक पढ़ लूंगा। शौक होते हैं आदमी के, है ना, शौक डेवलप करता है आदमी। जो आदमी प्लानिंग के हिसाब से जीता है तो उसके पास हॉबीज होती हैं, उसके पास टाइम पास करने के तरीके होते हैं। और ओवर थिंकिंग में मैं वास्तविक अगले दिन या अगले से अगले दिन जो मुझे करना है, मेरा ध्यान उस पर नहीं होता। आज से 10 साल बाद मैंने क्या अचीव करना है, आज से 30 साल बाद मैंने क्या अचीव करना है। और हम लाइफ को ग्रांटेड लेके चलते हैं कि 80-90 साल तक तो मैं जीऊंगा ही जीऊंगा। तो प्लानिंग शब्द मैं नहीं यूज करना चाहता, वो ओवर थिंकिंग या वो थिंकिंग वहां तक ले जाती है ना। और फिर उसको लेके हम डरते हैं। डर क्या, ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। अगर 40वें साल तक ये अचीव नहीं हुआ, इतना बैंक बैलेंस नहीं इकट्ठा हुआ, मकान नहीं बना पाया तो क्या होगा, है ना। 50 साल की उम्र तक सेविंग्स अगर इतनी नहीं हुई पेंशन के लिए तो क्या होगा। तो दोनों में फर्क ये है, प्लानिंग वास्तविक होती है, वास्तविक कामों से, योजनाओं के साथ जुड़ी होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी वजह से मन में कोई तनाव नहीं होता ना। एक काम मैं मन से रिलैक्स हूँ और मैंने कुछ एक्टिविटीज करनी है अगले दिन। ओवर थिंकिंग में मैं जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ, मैं रिजल्ट्स के बारे में सोचता हूँ, और रिजल्ट्स के बारे में को लेके मन में क्वेश्चंस पैदा होते हैं। क्या मुझे ये मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा तो मेरा क्या होगा। जहां ओवर थिंकिंग होती है वहां अंत में ओवर थिंकिंग करते करते लास्ट में ये 2 सवाल आते हैं, अपने आप ही आते हैं कि क्या मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और नहीं कर पाऊंगा तो मेरा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरे पास है उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं उसको नहीं देख रहा हूं। जो मेरे पास नहीं है, और हम किन चीजों को लेके देखते हैं, जिन चीजों में हमको सुरक्षा दिखाई देती है। अभी मेरे पास बैंक बैलेंस 2 लाख रुपया है और मैं हर साल 50,000 रुपया बचा लेता हूँ, ये मायने नहीं रखता। मैं अगले 10 साल में सेविंग 10 लाख पे पहुंचा देना चाहता हूँ, जो कि अवास्तविक है ना। और फिर उसको लेके सवाल खड़े करना और अपने अंदर फियर पैदा करना, डर पैदा करना। अगर मैं नहीं अचीव कर पाया तो मेरा क्या होगा। ये सवाल जैसे ही पैदा होना शुरू होता है, डर बढ़ना शुरू होता है। तो ओवर थिंकिंग आपके हिसाब से हमें लिमिट करती है या पावरफुल बनाती है? ओवर थिंकिंग हमारे अंदर केवल कठिनाइयां पैदा करती है, मन और भावनात्मक स्तर दोनों पे, और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियां भी लेके आती है। और इतना ही नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी आती है, हीन भावना पैदा होती है, किसी भी नई योजना या काम को शुरू करने में डर लगता है, क्योंकि मैंने तो रिजल्ट आगे तक का बना लिया है ना, पिक्चर आगे तक की बना ली, और फिर मन में वही सवाल, होगा कि नहीं होगा। तो डर रोकता है मुझे आगे बढ़ने से, डर रोकता है मुझे नए कामों की शुरुआत करने में। मैंने अभी तक सौरभ जी की जितने भी एक्सपीरियंसेस सुने या उनकी जो भी जानकारी उन्होंने दी है, मैं काफ़ी चीज़ों से कनेक्शन फील कर पा रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि मैं उनके बारे में जान पाऊँ कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या घटित हुआ या उनके साथ ऐसा क्या हुआ जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बहुत ओवर थिंक कर रहा हूँ, या मेरी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, या मुझे कुछ भावनात्मक रूप में कुछ दिक्कतें चल रही हैं जिनको मुझे ठीक करना पड़ेगा अगर मुझे एक सरल अच्छा जीवन जीना है। तो मैं सौरभ जी जानना चाहूँगा आपसे कि आपके क्या अनुभव रहे इस चीज़ को लेके। ओवर थिंकिंग के स्टेट में पहुंचने में या एंजाइटी के स्टेट में
पहुंचने में, ये ओवरनाइट नहीं होता, ये 15 दिन में नहीं होता, ये बचपन से शुरू होता है। मेरे बचपन से ही बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य थे, और मैं उनके बारे में फ्री टाइम में ज़्यादातर मैं उनके बारे में सोच रहा होता था। पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी ओवर थिंकिंग, मतलब मैं सोचता था लेकिन फिर खेलने में बिजी हो जाता था या किसी एक्टिविटी में बिजी हो जाता था। कहना ये थिंकिंग थी पर ओवर थिंकिंग नहीं थी। 10वीं क्लास तक आते आते वो थोड़ी थोड़ी ओवर थिंकिंग की तरफ बढ़नी शुरू हुई। 11वीं में भी नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ने डोमिनेट नहीं किया, लेकिन 12वीं में पहुंच के ओवर थिंकिंग ने अपनी गिरफ्त बनानी शुरू की कि 12वीं का इम्तिहान है, अच्छे नंबर अगर नहीं आए तो अच्छा फील्ड नहीं ले पाऊंगा, साइंस नहीं ले पाऊंगा, और जो कैरियर के एम्बिशंस हैं, मैं जैसे पायलट बनना चाहता था वो नहीं बन पाऊंगा, पायलट नहीं बन पाऊंगा तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, इज्जत है, पैसा है, सामान है, वगैरह वगैरह। इम्तिहान के बाद रिजल्ट आया और मैं फिर ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो गया, मतलब ओवर थिंकिंग कम हो गई कि चलो कॉलेज में पहुंच गए हैं, अब ये पढ़ाई करनी है, 3 साल बाद नौकरी के बारे में सोचेंगे। जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा तो फ्यूचर के डर ने कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ इससे मुझे इतनी बढ़िया नौकरी या इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे जितने मैं चाहता हूँ, मैं वैसा लाइफस्टाइल नहीं बना पाऊंगा जैसे मैं चाहता हूँ, कोई मुझे बीमारी हो गई, अपनी इस ओवर थिंकिंग के चक्कर में एक एक डर मैं अपने अंदर ले आया कि मुझे अगर हार्ट की बीमारी हो गई तो क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, घर वाले पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे। और इत्तेफाकन उस दौरान डेंगू फैला हुआ था दिल्ली में, मुझे भी फीवर हो गया, मैंने ये मान लिया कि मुझे डेंगू हो गया और ये मान लिया कि अब मैं मर जाऊंगा। डेंगू वाला वो फेज पार हुआ, तब तक ओवर थिंकिंग बढ़ चुकी थी, मेरे अंदर एंजाइटी, बेचैनी पैदा हो चुकी थी, वैसी सोच पैदा हो चुकी थी, मेरा हार्ट रेट बढ़ चुका था, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था, और ये डर कॉन्स्टेंटली चलता था कि अब मेरा होगा क्या, मेरी लाइफ का क्या होगा। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात की और वो मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया, वहाँ से एंटी एंजाइटी मेडिकेशन शुरू हुई, जिसको खा के मुझे नींद आ जाती थी, पर फिर भी अंदर वो जो सोच थी, सोचने के जो तरीका था वो वैसे के वैसे ही रहा। तीसरे साल तक आते आते धीरे धीरे दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि एंजाइटी फ्यूचर को लेके इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फोर्थ फिफ्थ उसके बाद दवाइयों का असर कम होना शुरू हो गया। तभी मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे ये छोटी छोटी टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, क्या मैं इनके बिना ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो मैंने बंद करने की कोशिश की, जैसे ही मैं रिड्यूस करने की कोशिश करता था या बंद करने की कोशिश करता था, बेचैनी वापस आ जाती थी, फ्यूचर की एंजाइटी वापस आ जाती थी। तो मैंने अपने एक नर्सिंग दोस्त से बात की, तो उसने मुझे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में बताया। तब तक मैं विदेश जा चुका था, मैं जर्मनी में था, बर्लिन में था, तो वहाँ एक हॉस्पिटल है, ज्यूइश हॉस्पिटल, वहाँ एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोसोमैटिक हीलिंग, मैं उसमें एडमिट हुआ और मैं पहली बारी अपने जैसे लोगों से मिला। तब तक मुझे लगता था मैं अनोखा हूँ, मेरी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ अनोखी हैं और मेरी परेशानियाँ अनोखी हैं और कोई मुझे नहीं समझता। लेकिन उस रिहैब में मेरी ही तरह के लोग थे, वो किसी न किसी पदार्थ के ऊपर निर्भर रहे थे अपने तनाव को दबाने के लिए, अपनी परेशानियों को दबाने के लिए। वहाँ क्लासेस होती थी, साइकोथेरेपी की क्लासेस होती थी, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस सिखाई जाती थी, मेडिटेशन के बारे में बात होता था, और धीरे धीरे मैं फ्यूचर से
प्रेजेंट की तरफ आने लगा। ये मुझे वहाँ रहते रहते मेरा मन खुलने लगा और रियलाइज होने लगा, मैं जितना आगे की सोचता हूँ उतना मैं ज़्यादा चिंता करता हूँ। और फिर अपने आप से पूछना शुरू किया कि आज के दिन क्या तेरे पास रोटी कपड़ा मकान है कि नहीं? हाँ है। इस महीने के लिए है। पूरे साल के लिए है? हाँ पूरे साल के लिए है। तो इससे ज़्यादा आगे क्यों जा रहा है? अभी तो तू पढ़ रहा है, पढ़ाई खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगी, ऑटोमेटिकली तनख्वाह मिलेगी, पैसे आएंगे। तो कहने का मतलब इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं जितना आगे जाता हूँ उतना मैं ज्यादा बेचैन होता हूँ। वहां से ये साइकिल धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। फिर मेरे जैसे लोग ओवरथिंकर्स जो होते हैं यूजुअली लोनर्स होते हैं। वो समाज से कट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है समाज में कोई उनके लिए कुछ कर नहीं रहा है ना। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं अपने आप से, और मैं चाहता हूं कि लोग मेरा उसमें हाथ बटाएं, मुझे बस ऐसे ही दे दें, गिफ्ट मिल जाए ना, सपोर्ट कर दें। वहां पे मैंने महसूस करना शुरू किया कि जब मैं लोगों के बीच में बैठा होता हूं तो मैं कम सोचता हूं। वहां मुझे अनुभव हुआ कि मैं वहां पहुंचने से पहले, उस अस्पताल में पहुंचने से पहले ज्यादा बोलता था, बेवजह बोलता था। जहां बोलने की जरूरत नहीं थी वहां पे भी बोलता था। जिन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी उनके भी बारे में सोचता था। तो दिखाई देने लगा कि मेरी भलाई इसमें है कि मैं बैठूं और सुनूं और रिश्ते बनाऊं, दोस्तियां करूं, मिलना जुलना शुरू करूं। इस सब से क्या हुआ, मेरे सोचने, ओवर थिंकिंग में गिरावट आई। वहां डीप ब्रीदिंग सिखाई जाती थी, वो मैंने करनी शुरू की। मैं लगभग रोज 1.5-2 घंटे डीप ब्रीदिंग करता था और मेरा मन शांत होना शुरू हुआ। विचारों की जो लय थी उसमें गिरावट आनी शुरू हुई, बल्कि विचारों का जो पैटर्न था, जो सोचने का पैटर्न था, वो बदल गया। आज के दिन को ठीक से जीना है। आज मैं वॉक के लिए जाऊंगा, आज मैं टेबल टेनिस खेलूंगा। मैंने टेबल टेनिस खेलना 10वीं क्लास में छोड़ दिया था, क्योंकि टेबल टेनिस खेल के मैं करोड़पति नहीं बनने वाला है ना। टेबल टेनिस खेल के मैं लखपति नहीं बनने वाला। लेकिन वहां दिखाई दिया, जब मैं टेबल टेनिस को बस एक गेम की तरह खेलता हूं तो मैं अच्छा फील करता हूं। मैंने वहां जिंदगी की कैसे जी जाती है, जिंदगी के नए सिद्धांत वो सीखे। मेरा खेलने का तरीका तो ये होता था कि मुझे हर गेम में चैंपियन बनना होता था, और अगर मैं हार रहा हूँ या मेरा कोई टीममेट कोई गलती कर दे तो मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। आराम से नहीं खेलता था। जीत, मेरा फोकस जो है वो रिजल्ट पे रहता था, खेलने पे नहीं। वो उसमें चेंज आया है ना, वॉक पे चेंज आया। मैंने चलते चलते मुझे कदम चाल महसूस हुई। जिंदगी में पहली बारी ये महसूस हुआ कि जब मैं चलता हूं तो मुझे पैरों की आवाज सुनाई देती है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मैं अपने मन को कहाँ टिकाऊं, क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं तो विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं और फिर मैं उनके साथ बहना शुरू कर देता हूं। तो इस तरह से एक रास्ता खुला, मैंने उसको प्रैक्टिस किया तो दूसरा रास्ता खुला, है ना, पैरों की आवाज सुनाई देनी शुरू हुई। उसके बाद क्या हुआ, उससे पहले जब मैं चलता था, वॉक के लिए जाता था, अकेले वॉक के लिए जाता था, तो मैं अपनी योजनाओं में ग्रस्त रहता था, फ्यूचर की योजनाओं में। जैसे जैसे ये चेंज आया, मैंने ये देखा कि जब मैं वॉक करता हूँ तो मेरा ध्यान वॉक करने पे होता है और सामने की तरफ होता है, सड़क पे सामने चलते हुए, कि सामने क्या है, ताकि मैं ठीक से वॉक कर पाऊँ, बजाय इसके कि मैं खोया हुआ हूँ विचारों में और नाली में मेरा पैर जा रहा है ना। तो अवेयरनेस आने लगी, अवेयरनेस के साथ वॉक करना, अवेयरनेस के साथ खाना खाना। उससे पहले खाना खाने का तरीका क्या होता था, कुछ बढ़िया सा खाने को मिल गया, बस उसको फटाफट खा जाओ, सटक लो जिसको कहते हैं ना। तब अब क्या हुआ, एक एक चीज, वन स्टेप एट ए टाइम। खाना खा रहा हूँ, एक एक बाइट को ले रहा हूँ और एक एक बाइट को च्यू कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। तो परिवर्तन आया जीवन में, वन स्टेप एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम, वन डे एट ए टाइम।
और इसके चलते मैं स्लो डाउन हो गया। खास मेरा मन, मेरे विचारों की जो लय थी, गति थी, वो स्लो डाउन हो गई। मैं रिलैक्स हुआ, मेरी हंसी वापस आई। मैं बहुत खुल के हंसा करता था। वो हंसी, वो मुस्कुराना, वो लोगों के साथ बैठना, वो मिलजुल के खेलना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, समय बिताना, वो सब वापस आया। जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक्चुअली आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, बिल्कुल है ना, वर्तमान में वर्तमान जीना। में जीने लग गए आप। हाँ, एक दिन के हिसाब से हम्म जीना। हम्म हम्म, हम्म। तो दोस्तों आइए जानते हैं हम लोग ओवर थिंकिंग के उस साइकिल में जिसमें हम फंसे हुए हैं, उस पैटर्न को हम कैसे तोड़ के कुछ नई चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करके हम उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आ सकते हैं। तो हम सौरभ जी से जानना चाहेंगे कुछ एक्सरसाइज, कुछ टूल्स, कुछ तरीके जो उन्होंने अपनाए जिससे वो बाहर निकले ओवर थिंकिंग से। अप टू यू। जैसे छोटी छोटी स्लोगन्स हैं, वन डे एट अ टाइम, लिविंग इन द प्रेजेंट, वन वन मोमेंट एट अ टाइम। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब तक जब अगर आप पहचान रहे हैं कि आप ज़्यादा सोचते हैं और खुद नहीं मैनेज कर पा रहे, ये 3-4 स्लोगन्स मैंने बताए, इनका इस्तेमाल करके या कुछ ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के या हीलर्स की, खास जिन लोगों ने की हीलिंग खुद हुई है, बीमारियों से बाहर निकले हैं, उनकी किताबें पढ़ के भी अगर मन नहीं रुक पा रहा है या सोचने की जो गति है उसमें गिरावट नहीं आ रही है, तो फिर बेस्ट है कि प्रोफेशनल हेल्प ली जाए। किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाया जाए या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाए। और स्थिति अगर बहुत ज़्यादा ही कुछ खराब हो तो फिर साइकेट्रिस्ट के पास भी जाया जाए। पर मैं मेरा पहला प्रेफरेंस होगा कि एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट, क्योंकि ये तकलीफ़ें वर्तमान में नहीं आती। आज मैं 57 साल का हूँ, ये तकलीफ़ें पिछले साल आई मेरी ज़िंदगी में, तब से शुरू हुई नहीं। इनका जो बैकग्राउंड है, इनकी जड़ें हैं, वो बहुत गहरी हैं और वो बचपन से ही वो जड़ें गहरी होने लगती हैं, मजबूत होने लगती हैं। और जिस प्रकार हम बचपन में सोचते हैं, कुछ जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उनकी गिरफ्त और बढ़ती जाती है। उनके अनुसार सोचना हमारा बढ़ते जाता है और धीरे धीरे हम एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां हम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी ली जा सकती है। धन्यवाद। थैंक यू सौरभ जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपने काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेट किया होगा। और पर्सनैलिटी, मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारी पूरी लाइफ ही इन्हीं चीज़ों से जुड़ी रहती है ना। और हम लोग आगे भी इसी तरह के टॉपिक्स पे, पर्सनैलिटी किस तरह से वर्क करती है, कैरेक्टर के क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, हमारे इमोशंस किस किस तरह से काम करते हैं, किस सिचुएशन में कैसे हो जाते हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए हम लोग अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोगों से मिलते रहेंगे, है ना। और हम लोग अपने नए पॉडकास्ट में शूट करने वाले हैं, फेथ के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक्चुअल में फेथ का क्या मतलब होता है ना, और फेथ क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अगर आप लोगों को इस पूरे पॉडकास्ट में किसी भी चीज़ को लेके कोई सवाल है तो आप डीएम कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ से समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। हाँ, हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे, या आप कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो आप टॉपिक भी दे सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन करके उस पर टॉपिक बनाएंगे, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। या आपके कुछ सवाल या आपकी कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं लेकिन ओपनली बात नहीं कर पा रहे, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मैं आपको सौरभ जी से कनेक्ट करके आप उसकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, है ना, और खुलकर इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो बहुत जल्द हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और डीएम करें और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। थैंक यू।